नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह। आज बात करेंगे दहशत की दस्तक की। देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। इसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी यूकेएचएसए ने कोरोना के नए वेरिएंट B11529 को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन घोषित किया है। भारत भी सतर्क है। WHO ने भी इस वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वीजा संबंधी और देश में आने संबंधी छूट की स्थिति में इससे देश में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसीलिए सभी राज्य बाहर देशों से आने वाले सभी यात्रियों की सख्त जांच करें। इन सभी हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक करेंगे। और हां, एक बात और, अगर आपने दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो अच्छा है, लेकिन खतरा आपको भी रहेगा। इसलिए सावधान, सतर्क रहिए। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस बात का ध्यान रखें। बाकी जानकारी इंडिया वॉइस आप तक पहुंचाएगा। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज बहुत अहम मुद्दा, कोरोना की पहली लहर आई, देखी तमाम लोगों ने किस तरीके से जो उड़ानें थी वो रद्द की गई और अगर नहीं की गई तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक, कई लोगों ने जान गंवा दी, सांस लेने में तकलीफ हुई। लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट है, ये क्या है, कितना खतरनाक है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये तमाम अगर चाहते हैं आप सवालों के जवाब तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बस थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे और डॉक्टर से हम सवाल भी करेंगे कि कैसे बच सकते हैं, क्या आपको करना है। वैक्सीनेशन आपने पहला लिया है तो आपको कितना खतरा है और अगर आप दोनों ले चुके हैं तो कितना संभव है आप इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता होती है तो अपने मासूम लोगों की, यानी बच्चों की, बुजुर्गों की। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई होता है तो वो बच्चे होते हैं। आपके बच्चे किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, अब बच्चों को कितना खतरा है, बुजुर्गों को कितना खतरा है। क्योंकि याद होगा आपको, जब कोरोना आया था तब सबसे पहले यही कहा गया कि 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं या फिर 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत जल्दी वायरस फैलता है। बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है उनको भी खतरा होता है। ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, कितना खतरनाक है, क्योंकि अभी तक 15 अलग अलग रूप बदल चुके हैं। ये कोरोना ही है, लेकिन ये जो वायरस बदलता रहता है और शक्तिशाली हो जाता है, ये कितना खतरनाक है आपके लिए। बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं। ओमिक्रॉन का खतरा जब बढ़ा है तो भारत सरकार क्या कर रही है, सारा अपडेट इंडिया वॉइस अब तक पहुंचाएगा। हर खबर पर नजर है और सबसे पहले आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ये नया वेरिएंट मिला है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। नए वेरिएंट से टेंशन में अब पूरी दुनिया आ चुकी है। जैसे कोरोना हुआ था उस वक्त पूरी दुनिया टेंशन में थी और इसीलिए भारत भी टेंशन में है। और नए वायरस का नाम ओमिक्रॉन B11529 है। क्यों इसका नाम पड़ा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। शोध लगातार जारी है, अभी खतरा टला नहीं है, भले मामले कोरोना के कम हो रहे हों। हांगकांग और बोत्सवाना के यात्रियों में इसका संक्रमण मिला है। जो लोग वहां के हैं वो इस खतरे से प्रभावित है। कोरोना चीन से आया था, लेकिन अब ये जो खतरा है वो भी बता रहे कहां से आया। WHO की सलाह है, समिति ने चेतावनी भी दी है, जो सलाहकार समिति है। चेतावनी ये कि वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला माना जा रहा है। कोरोना जितनी तेजी से फैला उससे भी तेजी से ये फैल रहा है। WHO की सलाहकार समिति ने चिंता भी जताई है। ये दहशत की जो दस्तक है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ओमिक्रॉन की दहशत से शेयर बाजार भी धड़ाम गिर गया है। आप इसका जरा प्रभाव देखिए, तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, लगातार मामले बढ़ रहे हैं।
तो कई सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि हृदय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक नमस्कार जी। सवाल, कोरोना का खतरा देखा लोगों ने, अब ये ओमिक्रॉन क्या है, ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये अभी साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है। जी। इसको जो नाम दिया गया है B1.1529, इसमें देखा गया है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस आर देयर। इतने म्यूटेशन एक साथ कभी नहीं देखे गए। और दूसरा जो है स्पाइक प्रोटीन, उसमें करीबन 30 म्यूटेशंस देखे गए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अधिकतर जितनी वैक्सीन बनी है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही बनी है। तो पहली बात कि अगर ये बढ़ता है वायरस, तो ये वैक्सीन जिन लोगों ने लगा रखी है वो उतनी कामयाब रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और दूसरा इशू जो है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को लेके है। ये कहीं बहुत तेज ना फैले, ज्यादा डेल्टा वायरस के साथ हुआ था। तो अभी ये पता लगा है इस वायरस का, लेकिन इन बाकी दोनों जो सवाल, दोनों जो क्वेरीज हैं दिमाग में, जो बहुत ज्यादा विषय है कंसर्न का, उसका जवाब अभी नहीं मिला है। और जिस तरह के इस समय प्रयोग चल रहे हैं इस पे, 2-3 हफ्ते के अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब शुरुआत से ही कोरोना को लेकर कहा गया कि भाई आप सतर्क रहिए, मत सोचिए कि केसेस कम हो रहे हैं। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहूंगी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस पर अमल करते हैं तो कितना हम बच सकते हैं शुरुआती तौर पर? मैम, जो ये कोविड को लेके बात जहां शुरू हुई थी, फिर वहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। वैक्सीन को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई उनको जरूर लगवानी चाहिए। दूसरा, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मास्क का उपयोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल फॉलो करना है। जब भी आप पब्लिक में जाते हैं तो उसको बिल्कुल होना चाहिए मास्क का उपयोग। तीसरी बात जो ये है कि जिसको जितना जरूरी है बाहर निकलना, उतना ही करें। बाकी जब तक ये कंसर्न नहीं निकलते उसको अवॉइड करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ प्रदेशों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो पब्लिक एक्टिविटी है वो काफी बड़ी है। तो धीमे धीमे जब कोविड की लहर थोड़ा बीत गई है, लोगों के दिमाग से बात हट गई है, तो लोगों को बिहेवियर में वो चीज की कमी पाई गई है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो ये इस पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और उस लिहाज से बहुत ज्यादा कि जो नया स्ट्रेन आया है उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये बड़ी एक वेव पैदा कर सके, लेकिन स्टिल अभी इट्स टू प्रीमेच्योर, अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा है। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, अब फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल की जा रही है। याद होगा कोरोना के वक्त भी कुछ ऐसे हुआ था, बाहर से फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई थी, बाहर से लोग आए थे, उससे ज्यादा खतरा। अभी आपकी जानकारी के अनुसार इंडिया में ऐसा खतरा, या इंडिया में अभी तक कोई केसेस सामने आया क्या इसका? अभी ये वेरिएंट का जो है, अभी इंडिया में तो कोई केस नोटिस नहीं किया गया। जी जी। इंडियन जो सोसाइटी है इसको लेकर उन्होंने उसके जितने भी नए केस मिल रहे हैं उनको और तेजी से उनका विश्लेषण करना शुरू किया है। लेकिन इंडिया में अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन सामने नहीं आना ये नहीं हो सकता कि नहीं है। जो ट्रैवल बैन जब भी आपने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो शुरू में कोविड का इनिशियल जो फैला था उसी वजह से फैला था कि लोगों को मालूम नहीं था, फ्लाइट चलती नहीं थी। तो इस बार वो प्रिकॉशंस लिए गए। अभी ये देखा गया साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, हांगकांग में है, बेल्जियम में है, जहां पर इसको मिले हैं कुछ केसेस। और अधिकतर लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका से जो आए थे या गए थे उनमें पाए गए इस चीज को। और कुछ देशों ने, खासतौर पर यूरोप में जो है, क्वारंटीन पे लगा दिया कि जो भी बाहर से आ रहा है। डॉक्टर मेहरोत्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद एक ऐसी चीज जिसे हर कुछ संभव है। ये कहा जाता है कि लड़ सकते हैं, डट सकते हैं, हर सब कुछ कर सकते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये चिंता हाँ जी, खत्म नहीं हो रही है। कोरोना, फिर सेकंड वेव, और अब उसके बाद ये देखिए ओमिक्रॉन जो कहा जा रहा है, नया वेरिएंट, कितना खतरनाक है सर? मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गव, ठीक है। डॉक्टर राहुल जी, आप अपनी बात रखिए सर, इंतजार कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी हूँ। मैं इस कंफ्यूजन में था कि आपने डॉक्टर भार्गव जो फोर्टिस के डायरेक्टर हैं, मेरे मित्र, वो सुधारेंगे हम। हाँ बोलिए सर। अच्छा चलिए, अभी जो आप खान पान की बात कर रहे हैं, वेरिएंट की बात कर रहे हैं,
हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, सरकार कई दिनों से तैयारी में लगी हुई है, हॉस्पिटल्स कई दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, पुलिस बार बार मास्क से लेकर के जितने भी कोरोना गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको एहतियात के तौर पर अनाउंसमेंट और विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा है। हम लोगों को करना क्या है, हमें अपनी वर्तमान जिंदगी और सरकार की गाइडलाइन के बीच एक मेच्योरिटी को पैदा करना है। और जब दो रेखाएं होती हैं, एक 9 इंच की, एक 12 इंच की, हमें अगर बिना काटे हुए 9 इंच वाली को 15 इंच करना है और 12 इंच वाली को छोटी करनी है, तो हमें अपना इम्यून बूस्टर बॉडी में पैदा करना होगा। बिल्कुल, हाँ। जब तक हम अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी भी उसमें। बिल्कुल। तो हम लोगों को करना यही है कि वेरिएंट हमेशा छिपा हुआ होता है। जब ये पहले वेरिएंट के बाद, जब ये इन दिनों जो प्रॉब्लम्स है वो छुपा हुआ वेरिएंट है, जब टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। और हम जब टेस्ट करते हैं उससे पहले इतना फैल चुका होता है कि हम उनके संपर्क सूत्रों को खोजते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हम पहले से ही इतनी सावधानी रखें, गाइडलाइन को वो करें, खाना पीना अपना ध्यान रखें कि हमें अपने बॉडी में ताकत रहेगी तो छोटे ताकत को हम हरा सकते हैं। ये हमको अपने खान पान में ध्यान रखना है। गर्म पानी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि गर्म पानी जितने भी जर्म्स होते हैं उनको मारता है। सवेरे उठ करके पीजिए, रात में सोते समय पीजिए। और अब तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां भी आ गई हैं जो कोरोना को लेकर काफी सजग हैं और हम लोगों को उनका प्रयोग भी करना चाहिए। और समय समय पर लाइव अभी इंडिया वॉइस ने पीछे भी प्रोग्राम्स मेरे साथ दिया है, मैंने देखा काफी आप लोग इतने सजग हैं। तो मीडिया का ध्यान रखते हुए, इंडिया वॉइस के जागरूकता अभियान को भी ध्यान रखते हुए पब्लिक को हमें एक नई चीज मैच्योर करनी है कि हम दूरी भी मेंटेन करें, मास्क भी लगाएं और हम अपने आप साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और खाने पीने के विषय में तो मैं आपको बताता ही रहूंगा समय समय पर। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर राहुल जी की बात से? बिल्कुल, राहुल जी जो ठीक कह रहे हैं, ऑब्वियसली हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम आजकल जैसे ये हुआ कि इम्यूनिटी बूस्टर की बात काफी होती, तो बड़ा वेग टर्म कोई बहुत डेफिनेटिव स्टडीज इस पे कुछ हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्टडी नहीं है। जरूर वो फायदा करता है। तो परेशानी क्या होती है, जैसे पिछले सर्वे में मैंने देखा काढ़ा एक तरह से पड़, अब काढ़ा इतना ज्यादा यूज हुआ कि उसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई यही पता नहीं लगा। नॉर्मली लोग इतना यूज नहीं करते थे और लेकिन उसमें बहुत ज्यादा यूज करते थे, उसमें मिलावट भी काफी, उसकी वजह से लोगों को परेशानी। जो भी हम इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी पीयर रिव्यूड कि उसका देखा है कि अजीब से वाकई में ऐसा लेने में इतना ही करना है, ये नहीं कि बहुत जेनरिक सा चीज हो जाए। ये जरूर पैनिक नहीं होना है। आपसे एक सवाल, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो हार्ट पर कितना इफेक्ट ये करता है, लंग्स या फिर कहाँ ज्यादा इफेक्ट करेगा? हालांकि आपने कहा कि 3 वीक्स स्टडी में भी लगेंगे और ज्यादा बेहतर अगर जानना है, लेकिन शुरुआती तौर पर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैम, कोविड जो है उसको जो मेन टारगेट ऑफ ऑर्गन में लंग्स और हार्ट है, ये सांस के साथ अंदर जाता है तो लंग्स फेफड़ों के अंदर जाकर संक्रमण पैदा करता है, साथ हार्ट में भी संक्रमण पैदा करता है, क्योंकि क्लॉट बनने की टेंडेंसी इसके द्वारा पैदा होती है। इवन 20% जो प्रेजेंटेशन होती है इसकी, वो हार्ट अटैक के रूप में होती है, हार्ट की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन के रूप में होती है, और जिनमें लंग का इन्वॉल्वमेंट हुई बाद में उसका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है के लिहाज से, और ये देखा गया है कि जो अधिकतर कॉम्प्लिकेशन या मौतें होती हैं उसका मेन कारण और उसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लॉट्स का बनना। ठीक है डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी। अपने दिल को कैसे मजबूत रखें, क्या उपाय करें, वो भी आपसे लेंगे। अब डॉक्टर राहुल जी, काढ़े की बात हुई, ये बात सच है, काढ़ा ऑफिस में भी दिया लोगों को, घरों में भी लिया, थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि वहीं हम जहां हमने जीरो शुरू किया था शायद हम वापस घूम के वहीं आ गए हैं। तो क्या किन बातों का ध्यान रखना है? काढ़ा, तुलसी, अदरक, क्योंकि जब ठंड है, ठंड में नॉर्मली जुकाम तो हो ही जाता है और हम ये सोचते हैं ये तो ठंड की चीज है, लेकिन इसमें कहीं वो खतरा तो नहीं छिपा हुआ है? नहीं, आपका सवाल और जो डॉक्टर अनुराग बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। अति जो होती है वो हर चीज की खराब होती है। हमारी जो बॉडी का कि नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 होता है, और हम लोगों को खान पान का ध्यान रखते समय इस चीज का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी चीज जब टेम्परेचर से ऊपर और टेम्परेचर से नीचे की हम खाते हैं तो ऑब्वियसली जो बॉडी है
वो हमारे पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो 98.4 डिग्री पर काम करने के आदी हो जाते हैं। तो जब इस टेम्परेचर से नीचे का खाना खाएंगे, मान लीजिए नॉर्मली बासी खाना खा लिया हमने, कई बार हम सोचते हैं फ्रीज का खाना खा लिया, या हमने बहुत ज्यादा गर्मी से आए तो ठंडी चीजें पी ली, कैंपा वगैरह, गर्मी ठंडी से आए तो बिल्कुल एकदम गर्मी से आए चाय पी ली, तो वो जो है टेम्परेचर डिस्टरबेंस प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली जो पार्ट्स हमारे इस टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, वो सारे पार्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब डिस्टर्ब होंगे तो कफ बढ़ेगा, कभी वात वायु बढ़ेगी, कभी एसिड बढ़ेगा। तो खैर इन पे न जाके हम आपको ये बता दें, तो हमें टेम्परेचर के हिसाब से कोई एक समय होता है, जैसे चाय पीना है, काढ़ा वगैरह की बात की है, तो काढ़े को ठंडा करके पिए, नीम वगैरह है, नीम हुआ, कस्तूरी पुष्प हुआ, दारू हल्दी हुआ, काढ़ा जरूर पिए, लेकिन उतनी मात्रा में ना पिए कि पूरे दिन काढ़े पे ही लगे रहे, मुन्ना भाई लगे रहो की तरह। तो पिछली बार क्या हुआ है कि लीवर झेल नहीं पाया। काढ़ा खराब नहीं है, हमारे पीने की पद्धति खराब है। जैसे हम लोग टीवी पे देख के लगे रहते हैं योगा में, अगर वही योगा हम सानिध्य में किसी के सामने करते हैं, टीचर के पास बैठ के, तो उसका असर अलग होता है। तो आपके निकटतम जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सपोज 10-5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में, आप उनके संपर्क में रहिए। आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो भी आजकल आयुर्वेदिक सलाह दे सकते हैं। तो जब आप ये सब चीजें आप तभी प्रयोग करें शरीर के हिसाब से। हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा लीवर, पूरे दिन आप खाते पीते रहें, लीवर को भी उतनी ही आवश्यकता होती है खाने पीने की, कि वो एक समय के अंदर से जो जितने भी मिनरल्स निकलते हैं वो गॉल ब्लैडर के मिनरल्स के साथ मिलकर के सारा खाना पचाने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बॉडी के एवरी पार्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। मैं आपके कार्यक्रम में ही कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा अभी पब्लिक को जो घर में यूज हो सकती हैं, बट जो तरीका मैं बताऊंगा वही यूज करें। ऐसा नहीं है कि वो लगे रहे पूरे दिन की उसी को खाना है, इम्यून बूस्टर है, ऐसा नहीं है। हर चीज की एक समय सीमा होती है और हर चीज का एक समय होता है। जी मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर अनुराग जी, आप थोड़ा सा सिस्टम बॉडी का बताइए। ये जो हम बार बार खाते हैं काढ़े, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना बॉडी को, कम से कम जो हमने खाया है क्लीनिंग के लिए वो थोड़ा सा समझाइए, शायद वो इफेक्टिव हो लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो बात है, बैलेंस फूड जो है दैट इज रिक्वायर्ड। कि आपके लिए कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितने फैट की जरूरत है, वो प्रोपोर्शन 60-30-20 या 60-20-25। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा राहुल जी से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल जी, हाँ बताइए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या करना है हमें। हाँ, देखिए हमें क्या करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से जो लोग हमारे इंडिया वॉइस के ऑडियंस हैं, ऑडियंस बहुत अच्छा है, सुनिए। हमें क्या करना चाहिए कि बॉडी में ये ख्याल रखना है कि मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स हर एक चीज जाए, बट बैलेंस में। क्योंकि अभी हम लोग कई हॉस्पिटल्स का दौरा हमने किया है, वहां पे डाइट चार्ट सुधरवाया है हमने, और डाइटिशियंस के साथ मिलकर के मीटिंग की है कि दवाई तो जो अपना काम करेगी, बट डाइटिशियंस का जो चार्ट है वो भी काम करता है मैम बहुत ज्यादा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारा एक मिला जुला एक्सपीरियंस है, डेली हम 100 से 80 के बीच में पेशेंट्स देखते हैं। तो जो हमने 2 वेरिएंट्स जो आए पिछले साल और इस साल, उसके आधार पे एक औसत निकाला है कि हमें प्रतिदिन सवेरे गर्म पानी पीना चाहिए, उठ करके चाय की तरह जैसे शिप करके, नंबर 1। नंबर 2, नाश्ता ब्रेकफास्ट हमको 8 से 9 के बीच में ले लेना चाहिए, और 7 दिन अलग अलग प्रोटीन मात्रा लेनी चाहिए। जैसे दाल अरहर की एक दिन बना ली, एक दिन मसूर की, एक दिन मूंग की, एक दिन उड़द की, तो 7 दिन दाल लेना चाहिए। अब बदल बदल के एक दिन दलिया ले लीजिए। बट आपके 7 दिन का डाइट अगर थोड़ा सा नॉर्मल डाइट होगा और बदल बदल के लेंगे तो हर चीज का मिनरल आपके बॉडी में एग्जीक्यूट होता है। नंबर 1, 11 बजे के आसपास आप फ्रूट्स जरूर लें। मोस्टली मैं केले को रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि थोड़ा सा पोटेशियम वगैरह अधिक होता है उसमें, बट केले को छोड़ के 7 दिन अगर हो सके, संभव हो, जेब अलाउ करती है, पॉकेट अगर आपकी जवाब देती है, तो 11 बजे डेली बदल बदल के फ्रूट्स लें डेली। फिर आप 1 बजे के आसपास, 1 से 2 के बीच में, या तो नारियल पानी लें या कोई जूस ले लें, और 2 बजे के आसपास जो लंच लेते हैं उसमें रोटी 2 से
ज्यादा ना लें, बट सब्जी और दाल पे बहुत ज्यादा जोर दें, सैलेड पे जोर दें। शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में मखाने वगैरह जैसी इम्यून बूस्टर चीजें लें, और शाम को 6 बजे के आसपास खाना जल्दी खा लें, जिससे शाम को 10 बजे आप हल्दी वाला दूध ले सकें। तो शाम को 6 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा रोटी कम खाएं और सब्जी और दाल पे ज्यादा जोर दें। तो हमारे क्या होगा कि 2-3 घंटे का टाइम और दे देंगे, तो रात में हल्दी वाला दूध अवश्य लें, जिससे क्या होता है कि हार्ट के अंदर, लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, हमें उसको टाइम ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, यानी डॉक्टर अनुराग जी अभी तक जितना समझ पाए हैं उसके अनुसार बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वहां पर भी मशीनें हैं, उनको अपना काम करने का, ये नहीं कि उसमें भरते जाइए खाते जाइए कि बचने के लिए थोड़ा सा शायद यही समझाने की कोशिश भी आप कर रहे हैं। तो हमारे 2 घंटे का टाइम हमें जरूर रखना चाहिए। इस चीज को फॉलो करें, ये हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो बता मैम ये देखा गया है हाँ जी अनुराग जी, और विटामिन सी, हाँ इनका एक्स्ट्रा थोड़ा उपयोग जो पिछली वेव जिसमें उसका यूज किया गया, और वो देखा गया है कि विटामिन सी लेने से और जिंक लेने से इम्यूनिटी के अलावा जो वायरस है उसके होने पर सीरियस लक्षण होने की संभावना कम होती है। इवन जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उस दौर में, उनको इंजेक्टेबल विटामिन सी भी दिया गया है। तो ये जरूर विटामिन पे और थोड़ा सा मिनरल्स पे भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। हाँ। अभी जो राहुल जी कह रहे थे कुछ फल जैसे तो सर सप्लीमेंट्रीज कुछ उस पर बिलीव किया जाए, या जो हेल्दी खाना है वो? ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं उसमें जिंक ज्यादा होता है, जैसे कि खुमानी, इस तरह की चीजें, जैसे संतरा, मौसमी, इस तरह की चीजें हैं, इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है। अच्छा, हल्दी के लिए कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसमें है, वो हेल्प करता है, तो इनको जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब एक छोटा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठंड में विटामिन डी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब जानते हैं, और बीमारियां भी कहते हैं कि किसी बीमारी से बचना है तो विटामिन डी, यार धूप बहुत जरूरी होती है। अब ये नहीं है तो फिर क्या करें? विटामिन डी का तो थेरेपेटिक रोल है मैम इसके बीमारी के इलाज में। हाँ, तो अब क्या है, विटामिन डी की गोलियां लें, क्या करें? विटामिन डी की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। उसका एक कंसंट्रेटेड फॉर्म भी आती है, वो भी ले सकते हैं 60,000 यूनिट्स का। हाँ। और एज सच आजकल विटामिन डी की कमी बहुत हो गई, अधिकतर लोग हम लोग इंडोर रहते हैं। तो तमाम लोग ले सकते हैं या फिर बच्चे और जो बड़े हैं थोड़ा उनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा? जो नॉर्मल जो टैबलेट्स आती है वो तो हर कोई ले सकता है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड डोज है वो किसी डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस एक चीज होती है जी, ये अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो भी शरीर में नुकसान पैदा करता है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दोनों डॉक्टर्स ने दी है। डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातें साझा करने के लिए। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिलहाल तो आप लड़ सकते हैं उस बीमारी से जो कि दहशत है, जिसने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, सतर्क, सावधान, स्वच्छता, और बार बार कह रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हमें दे इजाजत, नमस्कार।